तो URTS पेपर 2 केमिस्ट्री यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर जो पूछी गई हैं आपसे। तो पहला क्वेश्चन जो आपके केमिस्ट्री सेगमेंट का है वो है ऑक्टेट रूल कांट एक्सप्लेन। तो इस क्वेश्चन का मतलब सिंपल सा ये है कि लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल क्या रही होगी। ऑप्शन पढ़ते हैं और देखते हैं क्या आंसर हो सकता है। द इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, जैसे अगर आपने कंपाउंड देखा होगा कौन कौन सा, BCl3, BF3, BeF2, ये सारे कंपाउंड्स। तो ये सारे कंपाउंड्स तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इनमें से किसी का भी आपका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है, यानी आपका ऑक्टेट रूल यहाँ पे फेल करता है, यानी ऑक्टेट रूल इन कंपाउंड्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। यानी पहला स्टेटमेंट तो सही है। एन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, ये भी बात सही है। NO2 जो आपके पास मॉलिक्यूल है ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होता है, इसका एग्जिस्टेंस कैसे है ये भी नहीं बता पाता। एक्सपेंडेड ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम, अगर आप कंपाउंड लाइक PCl5, IF7 या फिर SF6, इन सारे कंपाउंड की आप बात करोगे तो यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है इनके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके 8 से भी ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे फॉस्फोरस के केस में 5 5 10, ठीक है, यहाँ पर 7 7 14 और यहाँ पे 6 और 6 12, तो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए। ड्यूप्लेट फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में आपका एग्जिस्ट करता है, H2। ठीक है, और ये सिंपली क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। तो ऑक्टेट रूल इन सभी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तो हमारा आंसर हो जाना चाहिए ऑल ऑफ द दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड बी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखे रहिएगा, ये एक फैक्चुअल चीज है। मान लो कि A और B के बीच में आपका कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखनी होती है कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए A और B के बीच में, ये लेस देन 1.7 होना चाहिए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 1.7 होना चाहिए या फिर उसके बराबर होना चाहिए, 1.7 या उससे कम। उससे ज़्यादा हुआ तो आपका क्या, किस कैटेगरी में चला जाएगा, आपका आयनिक की कैटेगरी में चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो क्या हो जाएगा आंसर, इक्वल टू और लेस देन 1.7। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसने कहा है कि इनकरेक्ट है रिगार्डिंग आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक से ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या चीजें हो सकती हैं। दे आर गुड कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट, ये गलत हो गया, पहला ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि जब आप आयनिक कंपाउंड्स की बात करते हो तो वहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है वो फ्री आयंस के थ्रू होता है। सॉलिड स्टेट में आयंस फ्री नहीं होते, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास आयनिक कंपाउंड के केस में फ्री आयंस होने चाहिए, तो एक्वस सोल्यूशन या मोल्टन स्टेट में तो करता है बट सॉलिड स्टेट में नहीं करता, तो यही हमारे पास इनकरेक्ट हो गया। बाकी देखते हैं, दे आर जनरली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, बिल्कुल सही है। पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल जैसे वाटर, तो पोलर खुद ये होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स आर पोलर इन नेचर, पोलर डिजॉल्व्स इन पोलर, तो ये सही है। दे कंसिस्ट ऑफ आयंस, बिल्कुल सही बात है, आयंस से मिलकर बने हुए हैं। दे जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये भी सही है, क्योंकि इनके बीच में क्या काम करता है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स एक स्ट्रॉन्ग फोर्स में काउंट किया जाता है। द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ 4 एलिमेंट्स ABCD, ठीक है, आपको दिया हुआ है ABCD, क्या पूछा है, द टेंडेंसी टू फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज लार्जेस्ट इन, ठीक है, सबसे ज्यादा किसमें होगा। तो यहाँ पर 1s2, ये तो हीलियम हो गया, ये भैया मोनो एटॉमिक के फॉर्म में रहना पसंद करेंगे। 1s2 2s2 2p2, ठीक है, ये क्या है, अगर आप देखोगे तो कार्बन है। इसकी बात करो, ये क्या हो जाएगा आपका 1s2 2s2 2p5, ये क्या हो जाएगा आपका फ्लोरीन हो जाएगा। और इसकी बात करोगे तो ये क्या हो गया आपका नियॉन हो गया, तो A और D तो ऐसे ही वायलेट हो गए। अब कार्बन फ्लोरीन दोनों आपके क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन जल्दी कौन बनाएगा, तो आपका फ्लोरीन बनाएगा। क्यों फ्लोरीन बनाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते ही ये ऑक्टेट अपना क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर C। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी इज नॉट करेक्ट। देखिए लैटिस एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है Q1 Q2 बाई R। ठीक है, ये जो R होता है
ये आर होता है रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। यानी यहाँ से सिंपली आप ये कह सकते हो कि अगर Q1 Q2 ज़्यादा होगा, ठीक है, तो लैटिस एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। अगर Q1 Q2 सेम हो गया तब हम लोग दूसरा चीज़ क्या देखते हैं, R। अगर R ज़्यादा होगा तो लैटिस एनर्जी क्या होगी, कम। Q1 Q2 ज़्यादा तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा, R ज़्यादा तो लैटिस एनर्जी कम। KCl और MgO में पहले आप Q1 Q2 निकालो तो 1 इंटू 1 ये आएगा, यहाँ पर 2 इंटू 2 आएगा। भैया ये 1 है और ये 2 2 जा 4 है, तो ये ज़्यादा होना चाहिए था ना, इसने ये बोला है। तो इसने क्या पूछा है, नॉट करेक्ट, पहला ही नॉट करेक्ट हो गया। उसके बाद बाकी चेक कर लो, एल्यूमिनियम पे 3, नाइट्रोजन पे 3, तो 3 इंटू 3, यहाँ पे 2 इंटू 2 बिल्कुल सही है ये। इनके केस में 2 इंटू 2 और यहाँ के केस में भी 2 इंटू 2, तो दोनों बराबर हो गए। तो फिर आर देखोगे, आर किसका कम, ऑक्साइड आयन तो सेम होगा, कैल्शियम का आर छोटा होगा क्योंकि बेरियम इससे नीचे आता है, तो ये भी सही है। MgCO3 और CaCO3 में फिर से वही Q1 Q2 सेम है, कार्बोनेट से आंसर नहीं आएगा, किससे आएगा, Mg से। तो Mg+2 का साइज छोटा होता है किससे, Ca+2 से, तो साइज छोटा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा। तो बाकी सारा आपका ऑप्शन तो सही है, लेकिन पहला क्या है, गलत है। अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड इज फेवर्ड बाई, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि जब आपका आयोनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है, और उस आयनिक बॉन्ड में कैटायन आपका छोटा हो और एनायन आपका बड़ा हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो कैटायन है इस चार्ज डेंसिटी को अपने तरफ खींचता है, और जिसकी वजह से इसमें क्या हो जाता है आपका पोलराइजेशन, ठीक है, पोलराइजेशन। और इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में क्या हो जाता है आपका शेयरिंग, ठीक है। तो ये जितना बड़ा होगा साइज में एनायन, साइज ऑफ एनायन जितना बड़ा होगा और कैटायन जितना छोटा होगा, ठीक है, साइज ऑफ कैटायन जितना छोटा होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा इसमें कौन सी फिनोमिना होगी, पोलराइजेशन। और जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, आपका कोवेलेंट कैरेक्टर जनरेट होगा, ठीक है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर अगर कोई आयनिक कंपाउंड है तो ज़्यादा तब होता है जब साइज ऑफ कैटायन स्मॉल और एनायन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। तो आंसर चेक करते कौन सा होना चाहिए, स्मॉल कैटायन एंड लार्ज एनायन किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स पोजेसेस जीरो डाइपोल मोमेंट, ठीक है। वाटर कैसा होता है भैया, पोलर, इसको ऐसे ही बाहर निकाल दो, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। जो पोलर होता है उनका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता। बेंजीन, ठीक है, आप यहाँ पे बेंजीन देखोगे तो ये क्या होता है आपका, हर जगह पर आपका sp2 हर एक कार्बन कार्बन ही बॉन्ड है, तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट कितना आता है, जीरो। तो नेट डाइपोल मोमेंट अगर जीरो है तो कैसा हो जाएगा आपका, यही पूछा गया है, तो दूसरा तो होगा। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो CCl4, ये कैसा होगा, टेट्राहेड्रल, सेंट्रल एटम के चारों तरफ सेम एटम है, ऐसे भी मॉलिक्यूल्स का नेट डाइपोल मोमेंट कितना होता है, जीरो, अगर उनके पास कोई लोन पेयर ना हो। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3, ये क्या होगा आपका BF3, ये भी आपका sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है। तो ये सारे वेक्टर से एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट करते हैं, तो ये इसका भी नेट डाइपोल मोमेंट कितना होता है, जीरो। तो नेट डाइपोल मोमेंट इसने पूछा है, तो वाटर को छोड़कर सारे के सारे हो जाएंगे, तो 2 3 एंड 4, 2 3 एंड 4, ऑप्शन विल बी फर्स्ट। अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल XF3 हैज जीरो डाइपोल मोमेंट, ठीक है, एक XF3 है, इसका म्यू नेट कितना है, जीरो, म्यू नेट जीरो। एक बात ध्यान रखना कि अगर सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम पे, और उसके जो चारों तरफ सराउंडिंग एटम है वो सेम है, क्या है, सेम, तब आपका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो कितना होता है, जीरो। तो अगर यहाँ पर मान लो क्लोरीन रखते तुम तो ये ClF3 बनता, और अगर ये ClF3 बनता तो इसके पास तो लोन पेयर आता, और लोन पेयर आता तो यहाँ से जो इसका स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे, ठीक है, उसमें आपको नेट डाइपोल मोमेंट जीरो दिखाई नहीं देगा, ठीक है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। अगर ये BF3 होता तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा आपका, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, यहाँ पर क्या हो गया आपका, यही आपका हो जाएगा जीरो। नाइट्रोजन रखते तो NCl3, फिर से वही लोन पेयर आ गया। कार्बन रखते तो CCl3, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा जाएगा, दैट विल बी बोरॉन, ठीक है। बोरॉन आपका क्या पोजेस करेगा, जीरो डाइपोल मोमेंट। द पेयर ऑफ स्पीसीज हैविंग आइडेंटिकल शेप ऑफ बोथ स्पीसीज, तो जब भी आइडेंटिकल शेप की बात हो, ठीक है, आप कॉन्सेप्ट क्या अप्रोच करोगे, आइडेंटिकल शेप की बात हो तो
तो सिंपल सी बात है, आपका हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, सेम। अगर मान लो हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं है, ठीक है, तो आप क्या वहां पर चेक करो। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन मान लो अलग अलग है, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया तो और लोन पेयर भी सेम हो गए और आपका बॉन्ड पेयर भी सेम हो गया, तब तो आइडेंटिकल बोल दिए। लेकिन अगर मान लो हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं हुआ, तब हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम नहीं हुआ तब तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा फटाफट। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो पहले हाइब्रिडाइजेशन से चेक करो, हाइब्रिडाइजेशन अगर डिफरेंट हुआ तो स्ट्रक्चर भी डिफरेंट, पहला काम यही हो गया। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम आ रहा है लोन पेयर बॉन्ड पेयर सेम होने के साथ, तब वो हो सकता है। अगर हाइब्रिडेशन सेम नहीं हुआ तब स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे। जैसे BF3 और PCl3 में अगर देखोगे तो BF3 में आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 और PCl3 में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, आपका sp3। तो ये ऐसे ही डिफरेंट हो गए। PF5 में अगर आप देखोगे तो ये sp3d होगा, IF5 में देखोगे तो ये sp3d2 होगा, हाइब्रिडाइजेशन फिर से अलग अलग हो गया। ठीक है, ये भी नहीं होगा। CF4 SF4 ये आपका क्या होगा, sp3, और SF4 में आप देखोगे तो ये sp3d होगा, ऐसे ही अलग। XeF2 में अगर आप देखोगे तो हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा आपका, यहाँ पर इसका हो गया जेनॉन 2+3, यानी ये हो जाएगा sp3d, और इसके केस में क्या हो जाएगा sp। अब बात ये आती है कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है, और जब आप इसकी ज्योमेट्री की बात करोगे तो क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, और ये आपका क्या निकल के आएगा, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, और PCl3 बनाओगे तो ये कैसा आ जाएगा, पिरामिडल। ठीक है, अलग अलग हो गया एक लोन पेयर के साथ, क्योंकि 3+1 है। PF5 आप बनाओगे तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये आप बनाओगे IF5 तो ये क्या आएगा आपका, ये आएगा आपका स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, तो अलग अलग हो गया। CF4 टेट्राहेड्रल, SF4 सीसॉ आएगा। XeF2 जब आप बनाओगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका 3 लोन पेयर रखना है, तो ट्राइगोनल बाई प्लेनर ये होना चाहिए था ऐसे, और यहाँ पर क्या करोगे, F रखोगे, ये F रखोगे, तो ये कैसा हो गया, लीनियर। और CO2 जब आप बनाओगे ये भी कैसा हो जाएगा, आपका लीनियर। तो हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है लेकिन इनका जो शेप पूछा है वो सेम है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, फोर्थ। एलाइल साइनाइड हैज, तो एलाइल क्या होता है, एलाइल होता है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH ये एलाइल ग्रुप होता है। इसके ऊपर क्या लगा है, साइनाइड, साइनाइड का मतलब C ट्रिपल बॉन्ड N। अब इसने यहाँ पे क्या पूछा है, सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने हैं, राइट, सिग्मा एंड पाई, तो सिग्मा काउंट करते हैं। तो हाइड्रोजन जहाँ पे भी कनेक्टेड होगा वो सिग्मा से ही कनेक्टेड होगा, और जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ पर एक सिग्मा, जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है वहाँ पर एक सिग्मा एक पाई, और जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ पर एक सिग्मा दो पाई। तो पहले ये देख लेते हैं, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा, उसके बाद हाइड्रोजन काउंट करो, 6 7 2 9। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, सिग्मा कितना आ गया, 9। पाई आपको दिख रहा होगा कितना हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ से एक और यहाँ पे दो, कितना हो गया, 3। तो 9 सिग्मा और 3 पाई। ठीक है, क्या हो गया, 3 पाई। और क्या हो सकता है, नाइट्रोजन के पास क्या बचेगा, एक लोन पेयर बचेगा। तो हमारा आंसर इन सबको देखते हुए इशारा कर रहा है कि हमारा आंसर होना चाहिए सेकंड। एज द S कैरेक्टर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इंक्रीजेस द बॉन्ड एंगल। तो S कैरेक्टर और बॉन्ड एंगल में क्या रिलेशन है, चलो उसको निकालते हैं। मान लो तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन है sp3, तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन है sp2, और तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन है sp। तो परसेंटेज एस करेक्टर अगर तुम देखोगे यहाँ पर, तो परसेंटेज एस करेक्टर तो इसमें कितना होता है, 25, इसमें कितना होता है 33.33, और इसके केस में कितना होता है 50%। ठीक है, और अगर बॉन्ड एंगल की बात करोगे तो इसमें कितना होता है आपका 109.5 डिग्री, इसमें कितना होता है आपका 120 डिग्री, और इसमें कितना होता है 180 डिग्री। तो क्या समझ में आता है, जैसे जैसे एस करेक्टर बढ़ रहा है बॉन्ड एंगल भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एस करेक्टर। तो एस करेक्टर बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल जब आपसे पूछेगा तो बॉन्ड एंगल के लिए सबसे पहले आप क्या निकालोगे, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अगर हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या आ गया, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा sp में, देन sp2 में, देन sp3 में। ठीक है, ये अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम होता है तो हम लोग क्या देखेंगे, लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर जिसमें ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात। तो यहाँ पर अगर आप चारों ऑप्शन को देखो तो मॉलिक्यूल हमारे पास क्या क्या है,
हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल है अमोनिया H2S CH4 एंड अमोनिया H2S CH4 एंड BF3। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स हैं चारों। देखते हैं क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो यहाँ पर क्या आएगा sp3 विथ वन लोन पेयर। ठीक है, वन लोन पेयर sp3 वन लोन पेयर। H2S में कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, यहाँ पर प्योर P आपका क्या होगा, पार्टिसिपेट करेगा, प्योर P ऑर्बिटल पार्टिसिपेटेड, प्योर P ऑर्बिटल पार्टिसिपेट। तो अगर प्योर P पार्टिसिपेट करेगा तो एंगल 90 डिग्री के आसपास होगा। ठीक है, CH4 में sp3 होगा जीरो लोन पेयर, जीरो लोन पेयर, राइट। BF3 में sp2 होगा, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल तो किसका होगा, sp2 का, यानी BF3 का बॉन्ड एंगल होगा सबसे ज्यादा। उसके बाद आ जाओ यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर आपको क्या बताया, बॉन्ड एंगल सॉरी हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम है तो अगर लोन पेयर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल घटेगा। तो BF3 के बाद नंबर लग जाएगा किसका, CH4 का। CH4 के बाद नंबर लगेगा किसका, NH3 का। और इसके बाद आपका नंबर लगेगा H2S का। ठीक है, क्यों क्यों 120 डिग्री इसमें, 109 डिग्री इसमें 109 से कम 107 के आसपास होता है, और इसमें आपका 90 डिग्री के आसपास होगा, क्योंकि प्योर P ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री पे इंक्लाइंड होते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सबसे ज्यादा BF3, सबसे कम H2S। किस ऑप्शन में है सबसे ज्यादा BF3, तो दो ऑप्शन में दिख रहा है, तो यानी करेक्ट सब ढूंढना पड़ेगा। तो H2S से ज्यादा NH3 यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारे पास, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच इज ट्रू अबाउट NH2 माइनस NH3 एंड NH4 प्लस। तो ट्रू पूछा है, देखते हैं क्या होता है। NH2 माइनस, तो यहाँ पे 2 सिग्मा और शायद 2 लोन पेयर के जैसा काम कर जाए, तो ये हो जाएगा आपका sp3 हाइब्रिडाइज विथ 2 सिग्मा एंड 2 लोन पेयर। अमोनिया के केस में क्या हो जाएगा आपका, इसमें भी sp3 होगा विथ 3 सिग्मा एंड 1 लोन पेयर। और NH4 प्लस के केस में क्या होगा, यहाँ पे भी sp3 ही होगा बट 4 सिग्मा और 0 लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, घटेगा। तो ऑप्शन सब चेक करते हैं क्या हो रहा है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इज सेम, सही है। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन N आर सेम, जी नहीं, ये गलत है। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इज डिफरेंट, बिल्कुल सही है। क्यों सही है, भले ही हाइब्रिडाइजेशन सेम हो लेकिन लोन पेयर की वजह से ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड होती है, तो ये भी सही है, डिफरेंट हो जाएगा। बॉन्ड एंगल इज सेम, नहीं जी ये गलत हो गया। तो ज्योमेट्री जब सेम नहीं है तो बॉन्ड एंगल कहाँ से सेम होगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 1 एंड 3, 1 एंड 3, 1 एंड 3। तो कौन सा आंसर जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव बॉन्ड ऑर्डर लेस देन 3। इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा इलेक्ट्रॉन निकालो फटाफट, शॉर्टकट बताते हैं तुम्हें। इसमें इलेक्ट्रॉन निकालोगे 6 इसका, 7 इसका, 1 इसका, तो 14 हो गया। इसमें इलेक्ट्रॉन निकालो 8 इसका, 6 इसका, कितना हो गया, 14 हो गया। इसमें इलेक्ट्रॉन निकालो 7 इसका, 8 इसका, 1 निकाल दो, 14 हो गया। इसमें इलेक्ट्रॉन निकालो 8 दूनी 16, क्या हो गया, 15 हो गया। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन वाले का बॉन्ड ऑर्डर होता है कितना, 3 भैया। इससे ऊपर जाओगे और इससे नीचे आओगे तो 3 से कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब 15 वाले का कितना होगा, 2.5 होता है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 4। आप इसको कर सकते हो पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एनर्जी लेवल डायग्राम बना के, आंसर उससे भी वही आएगा, बट लेंदी क्या क्या भरोसा। ठीक है, हो सकता है आप इलेक्ट्रॉन इधर उधर भर दो तो गलत हो जाए, इससे फटाक से कर दोगे। 14 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर 3 करो। उससे जब बढ़ रहा है या घट रहा है तो आप क्या करते जाओ, ये होते जाएगा कि आपका वैल्यू घटते जाएगा। तो सीधा आपको याद रखना है 14, 15, 16, 17, 18, इधर आ जाओ 13, 12, 11, 10। यहाँ पे कितना हो गया भाई, 3। यहाँ पे 2.5, यहाँ पे 2.0, यहाँ पर 1.5, यहाँ पर 1, 0.5 से घटाते जाओ। यहाँ पे भी वही कहानी चलेगी, 0.5 से घटाते जाओ, 2.0, 1.5 और 1.0। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 4th। O2 minus O2, O2 minus molecular species, the total number of bonding electrons respectively are। तो भैया O2 माइनस में कितना इलेक्ट्रॉन है, O2 में कितना इलेक्ट्रॉन है और O2 माइनस में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें 16 एक 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसमें 16 इलेक्ट्रॉन होगा और इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, पहले तो एक काम करो, इसने पूछा है क्या है,
बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब सिग्मा और पाई में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसका एनर्जी लेवल लिखो। पहले पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, सिग्मा 1s में जाता है। फिर किस में जाता है, सिग्मा 2s में जाता है, सॉरी सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 1s में जाता है। फिर किस में आता है, सिग्मा 2s में जाता है। फिर किस में आता है, सिग्मा स्टार 2s में जाता है। फिर किस में आता है आपका सिग्मा 2p z में जाता है, ठीक है। फिर किस में जाता है आपका पाई 2p x में जाता है। फिर इसके ही बराबर क्या होता है, पाई 2p y होता है। फिर उसके बाद आपकी एंट्री किस में होती है, पाई स्टार 2px में होती है। फिर किस में होता है, पाई स्टार 2py में होता है। और सबसे लास्ट में आपका किस में होता है, सिग्मा स्टार 2pz में होता है। तो देखते हैं क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को भर के देखते हैं। तो 17 16 18, पहले 16 वाले को भरो। तो 2 4 6 8 10, ठीक है। इसमें कैसे भरोगे, 9 10 11 12 के करके, तो दोनों दोनों पा गए। इसमें 13 14 15 16, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 2s2 10, यहाँ तक कितना हो गया, 2 4 6 8 10 12 14, यहाँ पर 15 और ये 16, ठीक है। 15 16, तो अगर 16 आपका एंटी बॉन्डिंग में आया है तो 17 भी किस में आएगा, एंटी बॉन्डिंग में, और 18 भी किस में आएगा, एंटी बॉन्डिंग में। यानी बॉन्डिंग में अगर देखोगे तो O2 माइनस और O2 माइनस में तीनों में सेम होगा। आप काउंट कर लो कितना हो गया, 2 बॉन्डिंग, 4 6 8 10, ठीक है। तो आंसर विल बी 10 10 10, ठीक है। क्योंकि आप जब 16 आपने भर दिया, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो 17 यहाँ आएगा, 18 यहाँ आएगा। तो सब के सब एंटी बॉन्डिंग में ही जा रहे हैं, तो कुछ मतलब है नहीं। जितने इसके पहले के बॉन्डिंग है उनको काउंट कर लेना है। For a reaction N2 plus 3H2 gives out 2NH3, the value of Kc does not depend upon। एक बात ध्यान रखना, Kc क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे तब तक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। आप रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दो, प्रेशर चेंज कर दो, कैटलिस्ट ले आओ, इनर्ट गैस एंट्री कराओ, कुछ नहीं होगा, केसी की वैल्यू वही रहेगी, ठीक है। केसी ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तो इसने क्या पूछा, डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पे नहीं करता। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ले आओ, इस पे डिपेंड नहीं करता, ये भी सही है। प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, ये भी सही है। टेम्परेचर पे करता है और कैटलिस्ट पे नहीं करता है। तो इसने पूछा है कि नहीं करता है, तो हमारा आंसर जाएगा ए बी और डी। तो कौन सा हो जाएगा, 3। पूछता किस पर डिपेंड करता है, तो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। हाउ कंसीडर द फॉलोइंग गैसियस इक्लिब्रिया गिवन बिलो, ठीक है। देख रहे हैं क्या करना है भैया, इन तीनों को मिला के एक रिएक्शन ये रही हमारे पास, इसका K1 दिया है, ये रही इसके पास K2 दिया है, ये रही इसके पास K3 दिया है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, इसके लिए पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पहले हम ये सोचते हैं कि ये हमको मिलेगा कैसे, इसकी बात करते हैं। हमारा जो दिया हुआ है उसमें अमोनिया है राइट हैंड साइड में, इसमें अमोनिया क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो भैया इसको पहले पलटना पड़ेगा। पलटना पड़ेगा मतलब ये आपका हो गया 2NH3 गिव्स आउट N2 प्लस 3H2, ठीक है। और पलटने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पलट जाता है, समझ में आया। तो अब इसका हो जाएगा 1/K1। इसके बाद आ जाओ, इसमें O2 किधर चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में। इधर भी O2 किधर है, लेफ्ट हैंड साइड में, इसको नहीं छेड़ना है। और आगे आते 2NO 3H2O, H2O तो यहाँ पर है, लेकिन इसमें क्या भैया 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको तो एज इट इज रहने दो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया N2 प्लस O2 गिव्स आउट 2NO, और ये एज इट इज K2 ही पड़ा रहेगा। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हमको 3H2 वाला कंडीशन फुलफिल होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3H2 प्लस 3/2O2, और ये क्या हो जाएगा आपका 3H2O। तो जब भी हम किसी इक्विलिब्रियम रिएक्शन में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका जो इक्विलिब्रियम नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो उसके पावर में चला जाता है। तो K3 की पावर क्यूब हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनको जरा जोड़ के देखो क्या हमको ये ऑब्टेन हो रहा है। इनको जोड़ेंगे तो 2NH3 मिलेगा, N2 से N2 कैंसिल होगा, 3H2 से 3H2 कैंसिल होगा, 3/2O2 प्लस O2 क्या मिल जाएगा आपको, 2NH3 प्लस मिल गया 5/2O2 गिव्स आउट, उसके बाद 2NO प्लस 3H2 एग्जैक्टली मिल गया। अब क्या करना है, अगर कोई इक्विलिब्रियम रिएक्शन दिए हुए इक्विलिब्रियम रिएक्शंस को जोड़कर मिल रही है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका इक्विलिब्रियम इनमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, K2 इंटू K3 का क्यूब डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, K1। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, K2 K3 का क्यूब, K2 K3 का क्यूब, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन PCl3 plus Cl2 gives out PCl5, the value of Kp at 250 degree Celsius is 0.61 atm inverse, okay। the value of Kc, तो भैया Kp Kc में रिलेशन है सीधा सा, Kp इक्वल टू Kc RT डेल्टा Ng, बस। तो तुमसे क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ Kc, तो Kc क्या हो जाएगा, Kc हो जाएगा Kp RT माइनस ऑफ डेल्टा Ng, समझ में आया ना, इसको इधर भेजोगे पावर ऊपर चला जाएगा। तो Kp का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 0.61, ठीक है। R कितना हम लोग पुट करते हैं, 0.0821। टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन, तो 250 में 273 जोड़ दो, तो 250 में जब 273 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 12 523, तो ये हो गया 523। और डेल्टा Ng कैसे निकलता है, यहाँ पर एक है और यहाँ पर कितना है, एक एक प्लस दो, तो एक माइनस दो, तो कितना हो जाएगा, -1। यानी कुल मिला जुला के कहानी ऐसी है कि 0.61, ठीक है, डिवाइडेड बाई आपका, इसको लिख सकते हो 1/12, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर इसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/12 इंटू 523, तो ये कितना हो जाएगा, और ये है -1, तो 12 चौक 48, 4 यहाँ पे गया, 12 3 36, ठीक है, 12 3 36, और क्या लिख सकते हो, 12 चौक 48, 4 3 12 36 7, 12 6 72 लगभग, तो 43.6, यानी 0.61 डिवाइडेड बाई 43.6। तो कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, एक मिनट, डेल्टा Ng -1 आया है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सब, बस बाकी सब सही है, बस थामे रहो। तो यहाँ पर तो माइनस डेल्टा Ng था और डेल्टा Ng खुद निगेटिव आ रहा है, कैसे, यहाँ पे 1 1 -2 -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1, तो इसके साथ क्या हो जाएगा तुम्हारा 43.6 इंटू 0.61, यानी 43.6 का लगभग आधा मान लो, तो 22 से थोड़ा ज़्यादा, 22 से थोड़ा ज़्यादा, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है हमको, 26, समझ में आया ना, वो 0.6 है और 43 का आधा यानी 0.5 करोगे तो ये क्या होगा, 22 के आसपास देगा, उससे ज़्यादा ही वैल्यू आएगी, तो 22 से ज़्यादा वैल्यू कौन सी है, 26, इतना नहीं आ पाएगा, ठीक है, ये तो खैर छोड़ ही दो। The thermal dissociation of calcium carbonate showing heterogeneous equilibria is this, ठीक है। For this reaction which of the following is या are true। Kc कैसे लिखेंगे भैया, CO2 का एक्टिव मास बिल्कुल सही है, सॉलिड का एक्टिव मास कितना होता है 1। Kp भी कैसे लिखोगे, बिल्कुल सही लिखा है। CaCO3 सॉलिड एंड CaO सॉलिड बोथ आर कांस्टेंट 1, बिल्कुल सही है। CO2 इस कांस्टेंट नहीं है, गलत है। तो हमारे पास पूछा है सही कौन कौन सा है, ट्रू कौन कौन सा है, तो 1 and 2 and 3 विल बी करेक्ट, 1 2 3 विल बी करेक्ट, तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्यूमिंग दैट द सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन गोज मोस्ट नियरली टू 100% कंप्लीशन। तो एक बात ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर बहुत बड़ा वैल्यू है तो रिएक्शन टेंड्स टू कंप्लीट, रिएक्शन टेंड्स टू कंप्लीट, सिंपल। तो यहाँ पे चेक करो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसमें आपका बड़ा है, ये बहुत छोटी वैल्यू है, ये रिएक्टेंट साइड में फेवर रहेगी, प्रोडक्ट में आने नहीं चाहेगा। 0.176 थोड़ी हिम्मत दिखा रहा है। 1 इंटू 10 की पावर 16 बहुत बड़ी वैल्यू हो गई, मिल गया हमको ये 54.5, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी हो गई, ये रिएक्शन को ले जाएगा भैया, भगाओ इसको इधर राइट साइड में। A reaction mixture containing H2N2 and ammonia has partial pressure 213 atm respectively at 725 Kelvin, ठीक है, मान लिया। If the value of Kp for the reaction, उसी के लिए 4.28 into this दिया हुआ है, सेम टेम्परेचर पर, in which direction the net reaction will go। तो भैया सबसे पहले निकालो रिएक्शन कोशेंट Qp, और Qp कैसे निकलेगा, एक्सप्रेशन तुम्हारे पास है, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब। जो डेटा दिया हुआ है फटाफट यहाँ पे रखो। पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, अमोनिया 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 कहाँ है, यहाँ पे 3, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, H2 का दिया 2 और इसका 1, तो H2 का क्यूब यानी 8 हो गया, और N2 का 1 atm दिया हुआ है, तो चुपचाप रख दो यहाँ पर।
तो ऊपर 9 हो गया, नीचे 8 हो गया, यानी ये वैल्यू कुछ 1.1 के आसपास आ गई। अब बात आती है केपी कितना दिया है। तो केपी इज गिवन 4.28 इंटू 10⁻⁻5। कंपेयर करो भैया इन दोनों को। तो यहाँ पर क्या समझ में आता है, क्यूपी बड़ा है किससे, केपी से। तो जब भी ऐसा होता है रिएक्शन किधर शिफ्ट होती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, क्यूपी अगर बड़ा आ गया तो क्या हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन है ऑप्शन में, बिल्कुल है, सेकंड हो जाएगा। अगर मान लो केपी बड़ा आता तो फॉरवर्ड डायरेक्शन बराबर आता तो एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम रीच कर चुका है। चलिए, द रिएक्शन कोएफिशिएंट फॉर द रिएक्शन is given by this. The reaction will proceed from right to left. तो right to left इधर से इधर आना है। ठीक है, क्या आना है, इधर से इधर। तो यह भी जस्ट कंडीशन बताया, क्या होना चाहिए आपका, QP बड़ा होना चाहिए किससे, KP से। तो QP बड़ा होना चाहिए KP से, या आपका रिएक्शन कोएफिशिएंट बड़ा होना चाहिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। नहीं, इक्विलिब्रियम ये तो फॉरवर्ड डायरेक्शन को प्रोसीड करेगा, ये हो जाएगा आंसर फोर्थ। In a reaction PCl5 gives out PCl3 plus Cl2, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 30%। भैया ये 100 अल्फा बराबर दिया है कितना, 30 बस। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 0.3। फटाक से दिमाग में आना चाहिए। इफ इनिशियल मोल्स ऑफ PCl5 इज 1 देन टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। ये तो क्वेश्चन कुछ नहीं करना था इसमें। PCl5 गिव्स आउट PCl3 प्लस Cl2। इनिशियल मोल्स कितने हैं, 1। ये कितना होगा, 0 0। इक्विलिब्रियम पर क्या करोगे, इक्विलिब्रियम पर तुम इसमें से अल्फा डिसोसिएट कराओ। ये क्या हो गया, अल्फा, ये अल्फा। तो टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा, सबको जोड़ दो, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, कितना आ जाएगा, 1 प्लस अल्फा। अल्फा का वैल्यू कितना आया है, 0.3। तो ये वैल्यू कितना आ गया, 1.3। कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर विल बी द फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, In which of the following the reaction proceeds towards completion। मैंने बोला ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जितना भयंकर वो कंप्लीशन की तरफ सबसे भयंकर किसमें दिख रहा है, 1000, 1/100, 10, 1। तो सबसे बड़ा वैल्यू है हमारा 1000, ये हो गया। A reaction is A plus B gives out C plus D. We start with equal concentration of A and B. At equilibrium we find the moles of C twice of A. What is the equilibrium constant for the reaction? कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे बोल रहा है बेटा वैसे वैसे करते जाओ। A प्लस बी, C प्लस डी। ठीक है, T इक्वल टू 0। क्या बोल रहा है कि स्टार्ट विथ इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड B। तो मान लिया ये भी A था, ये भी A था, ये क्या हो जाएगा, 0 0। एट इक्विलिब्रियम कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, इसमें से x मान लो निकल गया, इसमें से भी x निकल गया, ये क्या बन गया, x बन गया, ये भी क्या बन गया, x बन गया। क्या ये देखा गया कि जो C का मोल्स है at equilibrium we find the moles of C 2 times of A equilibrium पे। तो यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये क्या है आपका 2 times of moles of A, यानी 2 of A minus x, ऐसा कुछ बोल रहा है ये। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2A minus 2x बराबर x। तो ये हो गया 3x बराबर 2A। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2/3A हो गया। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। तो अब यहाँ पे फटाफट रख दो, तो ये कितना हो जाएगा, A माइनस 2/3A। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, अगर यहाँ पे रखोगे x की वैल्यू 2/3 है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, A/3 इक्विलिब्रियम पे। ये भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, A/3। x की वैल्यू कितनी है, 2/3A, और ये भी कितना हो जाएगा, 2/3A। तो यहाँ पर Kc का एक्सप्रेशन रखो, CD 2/3A, 2/3A डिवाइडेड बाई A/3, 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 A/3 कितना आ गया, 4। कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है हमको, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4.5 moles each of hydrogen and iodine heated in a sealed 10-liter vessel. At equilibrium 3 moles of HI was found. The equilibrium constant for this। तो रिएक्शन क्या है हमारे पास, H2 plus I2 gives out 2 HI। क्या करना है, T इक्वल टू 0। ये भी 4.5 है, ये भी 4.5 है, ये कितना रहा होगा, 0। T इक्वल्स टू T इक्विलिब्रियम पर हम लोग लिखते हैं इसको 4.5 माइनस एक्स,
ये क्या हो जाएगा 4.5 माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा 2x। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एच आई कितना मिल रहा है 3, तो यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2x बराबर कितना हो गया 3, तो x की वैल्यू हो गई 1.5। तो इक्विलिब्रियम पर ये कितना हो जाएगा 4.5 माइनस 1.5 दैट विल बी 3, ये भी कितना हो जाएगा 3, और 2x की वैल्यू 3 है तो ये भी कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर जब आप रखोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो क्या हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट। फॉर अ रिएक्शन द वैल्यू ऑफ Kp इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, द डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन। तो देखिए इसको याद रखिएगा log K2 बाई K1, ठीक है, डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ठीक है। लेट T2 इज ग्रेटर देन T1, अगर ऐसा है तो ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, ये वैल्यू हमेशा रहेगी पॉजिटिव, ठीक है। अगर डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 हुआ यानी क्या हो गया आपका इंडोथर्मिक, ठीक है। और दूसरा केस क्या हो सकता है, डेल्टा एच आपका लेस देन 0 हुआ तो ये क्या हो जाएगा एक्सोथर्मिक। तो अगर ये डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 हुआ तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, यानी ये वाली वैल्यू जो होगी log K2 बाई K1 ग्रेटर देन 0, और इसमें ये निगेटिव ये पॉजिटिव तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव, तो log K2 बाई K1 क्या हो जाएगा लेस देन 0। तो इसको जब आप देखोगे तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा K2 इज ग्रेटर देन K1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा K2 इज लेस देन K1। तो टेम्परेचर आप जब बढ़ा रहे हो तो T1 टेम्परेचर पर आपका K1 था और T2 टेम्परेचर पर K2 था, तो जब इंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से वैल्यू K2 हो जा रही है, तो यानी K2 की वैल्यू K1 से बड़ी आ रही है। तो यहीं पर ये पूछा है फॉर अ रिएक्शन द वैल्यू ऑफ Kp इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ रहा है तो डेल्टा एच इसके लिए क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, और ये पॉजिटिव तभी होगा, यही आंसर है पॉजिटिव इंडोथर्मिक होगा। पूछा होता है कैसा रिएक्शन का टाइप होना चाहिए, दैट विल बी द इंडोथर्मिक। For which of the following reaction at equilibrium at constant temperature doubling the volume will shift the equilibrium to the right, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ जब आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, ठीक है, वॉल्यूम डबल करो यानी वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो प्रेशर क्या कर रहे हो डिक्रीज, ठीक है, प्रेशर डिक्रीज कर रहे हो। तो प्रेशर डिक्रीज जब हो रहा है इसका ये मतलब वॉल्यूम इंक्रीज करने मतलब प्रेशर डिक्रीज, तो प्रेशर डिक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होता है जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं ज़्यादा, जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं ज़्यादा। तो अगर राइट साइड में हमें भेजना है तो चेक करो राइट साइड में, यानी टोटल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट से क्या होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए, बस दो है, नहीं ऐसा होगा, यहाँ पर दो है यहाँ पर दो है, इस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 ओनली। बात समझ में आई, वॉल्यूम बढ़ा रहे हो प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, तो ली चैटेलियस प्रिंसिपल क्या कहता है, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर द रिएक्शन विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन विच इज हैविंग द ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स एंड वाइस वर्सा, यानी प्रेशर बढ़ाने पर उधर शिफ्ट करता है जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। तो प्रेशर डिक्रीज कर रहे हो यानी इसके हिसाब से इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर आपके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, और राइट साइड में भेजना है तो चेक करो किसमें राइट साइड में मोल्स ज्यादा हैं। For which of the following reaction forward reaction is favored by high pressure and low temperature? भैया हाई प्रेशर फॉरवर्ड हाई प्रेशर, तो यानी पक्का नंबर ऑफ मोल्स क्या होने चाहिए कम राइट साइड में, ठीक है, राइट साइड में मोल्स क्या होने चाहिए कम रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और लो टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर का मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होना चाहिए, तो एक्सोथर्मिक का मतलब डेल्टा एच निगेटिव, तो निगेटिव पहले चेक करो, ये दोनों तो ऑप्शंस ऐसे ही बार हो गए, ये एक्सोथर्मिक है ये एक्सोथर्मिक है, तो ये तो क्राइटेरिया एक पार हो गया। नंबर ऑफ मोल्स किसमें कम है, ठीक है, राइट साइड में, इधर गैसियस मोल्स 3 है इधर एक भी नहीं है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा थर्ड। तो कौन सा होना चाहिए ओनली 3 इज करेक्ट, ठीक है। ये क्यों नहीं हुआ, दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स इक्वल थे तो इसलिए इस पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज दिस, in the presence of catalyst the equilibrium is attained 10 times faster, therefore the equilibrium constant in presence of the catalyst। अभी आप एक क्वेश्चन किए थे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पर डिपेंड नहीं करता, उसमें से कैटलिस्ट भी था, भैया कैटलिस्ट लेके चले आओ रिएक्शन का रेट तेज हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, तो जो पहले था वही अभी भी है, तो कितना हो गया सेकंड। द कंजुगेट बेस ऑफ H2PO4 माइनस,
तो कंजुगेट बेस कैसे निकालते हैं, ये आपके पास H2PO4 माइनस है। कंजुगेट बेस निकालने के लिए इसमें से आप एक प्रोटॉन निकाल दो। एक प्रोटॉन निकालने के बाद ये कुछ आपको दिखाई देगा HPO4 माइनस 2। ठीक है, कंजुगेट एसिड बेस पेयर में आपका एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है, तो इसका जो कंजुगेट बेस होगा वो होगा HPO4 माइनस 2। तो ऑप्शन आप चेक करो कौन सा हो जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव प्रॉपर लेबलिंग ऑफ बिलो रिएक्शन एंड मार्क करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ से। NH3 से NH4 प्लस, तो इसने क्या किया है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है। H2O से OH माइनस, इसने क्या किया है, प्रोटॉन को लूज किया है। ठीक है, प्रोटॉन एक्सेप्टर आर ब्रॉन्स्टेड बेस एंड प्रोटॉन डोनर आर ब्रॉन्स्टेड एसिड। ठीक है, तो ए के बारे में क्या बोला जा रहा है, ब्रॉन्स्टेड बेस है कि नहीं है, तो ये एक्सेप्टर है। और प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होता है, बेस, बिल्कुल सही बोल रहा है। बी इज ब्रॉन्स्टेड एसिड, इसने क्या किया, H प्लस लूज किया है, ये भी बिल्कुल सही बात बोल रहा है। NH3 एंड अमोनिया आर कंजुगेट एसिड बेस पेयर, ये तो गलत हो गया। ठीक है, मॉलिक्यूल अलग अलग नहीं होता, वही स्पीसीज होता है, उसमें प्रोटॉन का डिफरेंस होता है। NH3 इज स्ट्रॉन्गर बेस देन H2O। तो बिल्कुल सही बात है, NH3 इज स्ट्रॉन्गर बेस देन H2O। ठीक है, ये लोन पेयर यहाँ पे, ये लोन पेयर यहाँ पे, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता ही है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है, आसानी से लोन पेयर दे देगा। तो सही है, 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4, ऑप्शन नंबर 1। Which of the following statements about Lewis acid base concept are true? Lewis acid base, Lewis acid क्या होता है, lone pair acceptor, Lewis acid lone pair acceptor and Lewis base are lone pair donor. Acid is electron pair donor and base is electron pair acceptor। उल्टा लिख दिया क्या, हाँ गलत है ये। All species which have proton have as Lewis acid, ऐसा होता है क्या, नहीं, जरूरत तो नहीं है। AlCl3 behaves as Lewis acid, ठीक है, ऑक्टेट उसका इनकम्प्लीट है। एंड सेंट्रल एटम इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, बिल्कुल सही है। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एडेक्ट बिटवीन लिविस एसिड एंड लिविस बेस, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो लिविस एसिड मान लो आपका कोई ए है और ये बी है लिविस बेस, ये क्या करता है, आपको लोन पेयर डोनेट किया, इसने एक्सेप्ट किया, तो जो कंपाउंड बनेगा उसको बोलते हैं एडक्ट। तो आंसर होना चाहिए 3 एंड 4, 3 एंड 4 ओनली। आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। Hydrolysis of Na2CO3 is of type X and why ion undergoes hydrolysis। एक बात ध्यान रखना, जब आप सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करते हो, ठीक है, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में आपको क्या ध्यान देना होगा, ठीक है, जो सॉल्ट में आपको पता है क्या होगा, कैटायन और क्या होगा, एनायन होगा। तो जो वीकर सेक्शन से आया होगा, वीकर सेक्शन का मतलब कि जो आपका वीकर सेक्शन का मतलब एसिड या बेस, अगर वीक एसिड से आया होगा या वीक बेस से आया होगा या दोनों से आ सकता है, दोनों वीक वीक हो सकते हैं, तो जो वीकर सेक्शन से आया होगा उसी का क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। और जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन से आया होगा वो स्पेक्टेटर आयन की तरह पड़ा होगा, उसको कुछ नहीं होगा, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो Na2CO3 के बारे में जरा सोचो, ये कहाँ से आया होगा, इसमें होगा Na प्लस और CO3 माइनस 2, तो ये जाहिर सी बात है H2CO3 से आया होगा और ये NaOH से आया होगा, तो ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये स्पेक्टेटर आयन की तरह पड़ा रहेगा। हमारा हाइड्रोलिसिस होगा CO3 2 माइनस का और ये होता है वीक एसिड। ठीक है, तो यहाँ से CO3 2 माइनस का होगा आपका, और ये कैसा है, एक एनायन है, तो इसमें जो हाइड्रोलिसिस का टाइप होगा कैसा होगा, एनायनिक। तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका CO3 2 माइनस, तो कौन सा हो जाएगा आपका 3। ठीक है ना, चलिए। The solubility of electrolytes mx1 mx2 mx3, solubility दिया है, hence their respective solubility product। भैया ये 1:1 टाइप का सॉल्ट है, ये 1:2 टाइप का है और ये 1:3 टाइप का है, तो सबसे जल्दी आपका KSP लिख दो। 1:1 का क्या होता है, S स्क्वायर। 1:2 टाइप का क्या होता है, 4s क्यूब। 1:3 टाइप का क्या होता है, 1:3 टाइप का क्या होता है आपका, तो 27s क्यूब। ठीक है, तो कुछ नहीं, सॉलिबिलिटी दिया हुआ है, रख दो फटाफट। S स्क्वायर मतलब ये 10 की पावर -6 हो गया, 4 इंटू एस क्यूब तो 10 की पावर -9 हो गया, और इसमें 27s क्यूब, सॉरी S4 होता है यहाँ पर, तो 10 की पावर -12 हो गया। चेक कर लीजिए किस ऑप्शन से मैच कर रहा है।
तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट से मैच कर रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर फॉलोइंग। देखो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या कहता है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ठीक है। कैसे पता चला हमको, यही लग रहा है भैया, देखो यहाँ पर एसिड सबका सेम है, सब जगह एसिटिक एसिड है, चेंज क्या हो रहा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन, इसका कॉन्सेंट्रेशन, इसका कॉन्सेंट्रेशन, इसका कॉन्सेंट्रेशन। तो वीक एसिड, ठीक है, वीक एसिड के जो अल्फा यानी डिग्री ऑफ होता है वो क्या होता है आपका, उसके डाइल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या अंडर रूट ऑफ क्या आता है, कॉन्सेंट्रेशन। तो यानी जिसका कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सबसे ज़्यादा। तो कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम किसका दिख रहा है, चेक करो, ऑप्शन नंबर 4। 10 ml of H2SO4 whose pH is 1 after dilution of solution volume becomes 10,000 ml। 10,000 ml हो जा रहा है भैया, द pH ऑफ, तो इसमें कुछ नहीं है, एक सोल्यूशन था, इसका pH 1 है, तो ये 10 टू द पावर -1 H प्लस कॉन्सेंट्रेशन होगा, कितने में था, 10 ml में। इसमें कुछ आपने पानी वानी मिला दिया तभी तो ऐसा हो रहा है, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इसका चेंज होगा, और ये फाइनली कितने वॉल्यूम का बन जा रहा है, 10,000। कुछ नहीं करना है, M1V1 M2V2 लगा दो, M1V1 बराबर M2V2। स्टार्टिंग में M1 कितना है, 10 की पावर -1। अच्छा ये कैसे पता चला pH 1 है तो, अरे आप जानते हो ना H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकाला जाता है, 10 टू द पावर माइनस pH, तो 10 की पावर -1 लिख दिया, इंटू V1 कितना है आपका 10, और M2 निकालना है हमें, V2 कितना हो जा रहा है 10,000, तो ये तो वैल्यू 1 हो गई, यानी M2 बराबर कितना हो जाएगा 10 की पावर -4। तो अगर M2 10 की पावर -4 यानी ये H प्लस कॉन्सेंट्रेशन हो गया, और H प्लस कॉन्सेंट्रेशन अगर 10 की पावर -4 है तो pH कैसे निकलता है, तो pH निकलता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस, यहाँ पे रख दो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना है 10 की पावर -4 माइनस माइनस प्लस ये 4 आ जाएगा, तो द pH विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 100 ml of pH 6 solution is diluted to 100 ml of by water, pH of solution will increase by। अच्छा देखते हैं, तो अभी pH 6 है, तो pH 6 का मतलब 10 की पावर -6 H प्लस होगा, कितने ml में, 100 ml में। इसमें क्या कर दिया गया, 100 ml पानी मिला दिया गया, यानी फाइनल हमको तो M2 नहीं पता, लेकिन ये 200 ml हो गया, यही तो कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर फिर से M1V1 M2V2 लगा दो, तो M2 बराबर क्या हो जाएगा, M1V1 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका 200, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखा जा सकता है, अच्छा कैसे किया ये, M1V1 अरे 10 पावर -6 10 पावर 2 10 पावर माइनस, और यहाँ पर इसे डिवाइड कर दिया, तो इसको अगर सॉल्व किया जाए तो यह आ जाएगा 1/2 इंटू 10 की पावर -6, और अच्छे से सॉल्व किया जाए तो ये बन जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -7, ठीक है। ये हो गया हमारे पास फाइनल वाला H प्लस। अब यहाँ से pH निकाल लो, तो pH जब निकालोगे तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस, तो जब ये वैल्यू यहाँ पे रखोगे माइनस लॉग 5 इंटू 10 की पावर -7, तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा 7 माइनस लॉग 5, 7 माइनस लॉग 5, और लॉग 5 कितना होता है 0.7, तो 7 माइनस 0.7 ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 6.3। तो पहले pH था 6, अब कितना हो गया 6.3। तो पूछा है कि इंक्रीज बाय कितना हो जाएगा, पूछा होता फाइनल कितना होगा तो आंसर देते 6.3, लेकिन इंक्रीज पूछ रहा कितने से हो जाएगा, तो पहले 6 था अब 6.3 हो गया, तो इंक्रीज कितने से किया 0.3 से। The pH of the mixture obtained when equal volumes of n/10 NaOH and n/20 HCl are mixed। तो भैया देखो ये एसिड बेस रिएक्शन यहाँ पे होगी, ऐसे केस में क्या करते हैं हम लोग n फाइनल निकालते हैं, कैसे निकलता है N1V1 डिफरेंस N2V2 डिवाइडेड बाई V फाइनल, ठीक है। N1V1 किसका लोगे, N2V2 किसका लोगे, तुम रखते जाओ, जो बड़ा होगा उसको छोटे में से घटा देना, तो जो बड़ा होगा वैसा नेचर आएगा, और जिसका नेचर N1V1 बड़ा आएगा उसी का अमाउंट बचेगा। सपोज दैट N इंटू वी एसिड का ज़्यादा आ गया बेस से तो H प्लस बचेगा, और N इंटू वी अगर बेस का ज़्यादा आया तो OH माइनस बचेगा, तो बस यही ध्यान देना है। तो देखो यहाँ पर इक्वल वॉल्यूम का मान लो 1 ml, ठीक है। तो ये 1/10 हो गया और ये 1/20 हो गया, तो बड़ा वैल्यू कौन सा हो गया, यही हो गया ना, यानी बेस बड़ा हो गया, तो यानी यहाँ पर हमको फाइनली क्या मिलने वाला है OH माइनस। तो यहाँ पे रख दो चुपचाप, क्या रखोगे 1/10 इंटू 1 माइनस 1/20 इंटू 1, और फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2, 1 ml मिला रहे हो, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 20 माइनस 10, ठीक है। तो ये हो गया 10, और नीचे कितना हो जाएगा 200, और यहाँ पे 2, तो कितना हो गया ये
तो ये से ये खत्म, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 इंटू 10⁻⁻1, तो ये हो गया 0.25 इंटू 10⁻⁻1, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं 25 इंटू 10⁻⁻3, ये ओ एच माइनस आया। ठीक है, तो ओ एच माइनस अगर आया है तो पहले क्या निकालोगे आप, पी ओ एच निकालोगे। तो पी ओ एच कैसे निकलेगा, माइनस लॉग, इसने क्या पूछा है पी एच पूछा है, तो पहले पी ओ एच निकालो। तो कितना हो गया 10⁻⁻3 इंटू 25, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 माइनस लॉग 25, और log 25 को क्या लिख सकते हो 2 log 5, log 5 कितना होता है 0.7, 7 तो 3 माइनस 7.2 इंटू 0.7 यानी 1.4, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.6। अगर ये वैल्यू 0.6 आई तो हमारे पास pH कितना हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे निकाला log 25, देखो log 25 क्या हो जाएगा log 5 का स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हो 2 log 5, और log 5 कितना होता है 0.7, तो 2 इंटू 0.7 कितना हो गया 1.4, तो 1.4 सॉरी ये 1.6 आना चाहिए 1.6 तो pH क्या हो जाएगा 14 माइनस 1.6, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, और यहाँ से कितना हो जाएगा 2 12.4 कौन सा आंसर हो जाएगा सेकंड। द pK of weak acid is this, ठीक है, द pOH of an aqueous buffer solution of HA in which 50% of the acid ionized, तो 50% एसिड आयोनाइज हो गया तो 50% सॉल्ट बना होगा, यानी इसके हिसाब से सॉल्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वही क्या होगा आपका एसिड का कॉन्सेंट्रेशन होगा। और अगर ये आपका एसिडिक बफर है तो एसिडिक बफर के लिए आप क्या लिखते हो pH बराबर pKa, द pK ऑफ वीक एसिड, ठीक है, प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड। तो अगर सॉल्ट और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो ये वैल्यू 1 हो गई है, तो पूरा पूरा 0 हो गया, यानी जो pH होगा किसके बराबर होगा pKa के बराबर। तो pKa कितना है हमारे पास 4.5, लेकिन इसने क्या पूछा है द pOH ऑफ, तो pOH के लिए क्या करोगे, pOH के लिए आपको 14 में से 4.5 घटाना पड़ेगा, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 9.5, तो कौन सा आंसर हो जाएगा थर्ड। When equal volumes of 4 and 6 are mixed together, then the pH of resulting solution will be, ठीक है, मिक्स कर रहे हैं, तो एक बार 10⁻⁻4 को 1 प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻⁻6 इंटू 1, एक ml मान लिए डिवाइडेड बाई 2, और ये क्या हो जाएगा आपका ठीक है, दोनों एसिडिक नेचर के ही हैं, ठीक है ना, जोड़े इसलिए क्योंकि दोनों एसिडिक ही हैं, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका एन फाइनल, ठीक है, या फिर एम फाइनल लिख लो, एम फाइनल का मतलब ये एच प्लस ही देगा। तो ये एच प्लस कितना आया इसको सॉल्व करते हैं जरा, तो 10⁻⁻4 प्लस 10⁻⁻6, यहाँ से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो 10⁻⁻6 कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है, तो 10⁻⁻6 अगर कॉमन निकाल लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा 100, और यहाँ पे बचेगा 1, तो 100 प्लस 1 कितना हो गया 101/2, ठीक है, ये हमारे पास आ गया एच प्लस। तो कुल मिला के अगर इसको 100 भी माना जाए तो 10⁻⁻4 हो गया, तो 10⁻⁻4 डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास जो pH आएगा वो कितना आएगा, ठीक है, इसको मैं 100 मान लेता हूँ, तो ये हो गया 1/2 इंटू 10⁻⁻4, या फिर क्या लिख सकते हो 5 इंटू 10⁻⁻5 इस वैल्यू को। तो pH जब निकालोगे आप तो ये हो जाएगा 5, सॉरी ये H प्लस सॉल्व कर रहे हैं अभी H प्लस, तो pH क्या हो जाएगा आपका 5 माइनस लॉग 5, और लॉग 5 0.7 होता है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.3, तो 4.3 इज द करेक्ट आंसर। What is the pH of 1 molar CH3CONA solution? Okay, Ka of acetic acid is this, Kw is this. तो CH3COONA ये किस टाइप का सॉल्ट है, ये वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट है, ठीक है, इसके लिए क्या पूछ रहा है K दिया हुआ है, pH पूछ रहा है, ठीक है, तो इसके लिए pH कैसे निकलता है आपका ऐसे एसिड के लिए, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए सॉल्ट के लिए, तो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए सॉल्ट का pH कैसे निकलता है 7 प्लस हाफ pKa प्लस हाफ log C, ठीक है, तो कंसंट्रेशन 1 मोलर है तो ये तो टर्म खत्म हो गया ऐसे ही, ठीक है, ये टर्म ऐसे ही खत्म हो गया, log 1 0 हो गया,
तो 7 प्लस पी के ए निकालते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ, और पी के क्या होता है माइनस लॉग ऑफ के का वैल्यू दिया हुआ है कितना 1.8, तो इसको लिख सकते हो 18 इंटू 10⁻�6। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 7 प्लस हाफ, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 6 माइनस, ठीक है 6 माइनस लॉग 18, तो ये 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 10, तो 10 में से आप log 18 घटा दो 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए, सॉल्व करते हैं तो 7 प्लस हाफ 6 माइनस log 18 को क्या लिख सकता है 2 इंटू 9, तो log 18 निकाल लो यहाँ पर, क्या लिख सकते हो log 2 इंटू 9 करता है log 2 प्लस log 9, तो log 2 कितना होता है, log 2 होता है हमारे पास 0.3, log 9 हमारे पास होता है 0.94, तो ये वैल्यू अप्रॉक्स आ जाएगी 1.24, तो 1.24, तो 1.24 इसमें से घटा दो, तो 7 प्लस हाफ इंटू 1.24 घट गया, तो कितना बचेगा 4.76, 4.76 का आधा कर दो तो 2.38, तो 7 प्लस 2.38 यानी आपका आंसर जो आएगा 9.4 के आसपास, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेयर विल शो कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट कब होता है, जब एक वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ प्रेजेंस हो विद द कॉमन आयन, ठीक है, BaCl2 BnO3 दोनों स्ट्रॉन्ग, NaCl प्लस HCl दोनों स्ट्रॉन्ग, NH4OH प्लस NH4Cl ये स्ट्रॉन्ग ये वीक, कॉमन आयन इज NH4 प्लस, ये आंसर हो जाएगा। इसमें देख लो दोनों स्ट्रॉन्ग। इफ द Kb वैल्यू इन द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन is this, then the hydrolysis constant of the salt will be। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का मतलब KH पूछ रहा है, अब हमें ये पता करना है ये किस तरीके का है, तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस है, ये दिख रहा है ना B प्लस, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस का मतलब कैटायन कहाँ से आता है, बेस से, ठीक है, बेस से, यानी वीक बेस रहा होगा, ये वीक बेस रहा होगा, इसीलिए इसका Kb दिया हुआ है। तो ऐसे केस में KH कैसे निकालते हैं, आपका KW/Kb, तो KW कितना होता है 10⁻⁻14 और KB दिया हुआ है 10⁻⁻6, तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻8, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, ठीक है। विच रिलेशन इज करेक्ट फॉर NH4Cl, NH4Cl किस टाइप का सॉल्ट है, NH4 प्लस और Cl माइनस, ये कहाँ से आया होगा NH4OH, ये HCl, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और ये वीक बेस, तो वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी KH बराबर क्या लिखोगे KW/Kb, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।